नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं आज सुबह जो चंद ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल का ख़ुसूसी इजलास ईरान की सूरत हाल पर तलब किया, जिसमें ईरान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया दीगर ममालिक के साथ। मैं सेवान की तरफ से उसको सराहना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में, पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान इस बात का अहल था कि उसको मेंबरशिप मिलती यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। और आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने वहां पे ईरान का दिफा किया अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में, और ये कहा कि हम ना सिर्फ मजम्मत करते हैं जो अनजस्टिफाइड, इलेजिटिमेट और अनप्रोवोक्ड अटैक है इजराइल का ईरान के ऊपर, बल्कि हम अपने ईरान के बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती भी करते हैं और उनके गम में बराबर के शरीक भी हैं। और ये भी हमारे मुस्तकिल मंदूब ने वहां पे बात की कि ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। तो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान ईरान दोस्ती का जो एक तारीखी पसे मंजर है वो हमेशा जहन में रखना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने, जिनको ईरान में पढ़ा भी जाता है, माना भी जाता है, रिसर्च भी उन पर की जाती है, और इकबाल लाहौरी के नाम से वो ईरान में मारूफ भी हैं, उन्होंने चंद अशार कहे थे। खिजरे वक्त खलवत हिजाज आयत बरूं, खिजरे वक्त खलवत हिजाज आयत बरूं, कारवाने जीन वादिये दूरो दस्त आयत बरूं, कारवाने जी वादिये दूरो दस्त आयत बरूं, के खिजरे वक्त आने को है और एक कारवान यहीं से चलने को है। ये फारसी के उनके अशार हैं। और जब उम्मा की बात आती है तो उनके ये अशार भी जहन में आते हैं कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो मैं समझता हूं कि कल वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने, नायब वजीर आजम ने, और आज अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो इज़हार यकजहती किया और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया, ये लायक तहसीन है और इसकी तारीख में बहुत कम मिसाल मिलती है। और इस खित्ते में एस्केलेशन कम करने के लिए, इस खित्ते में अमन कायम करने के लिए जो पाकिस्तान का किरदार है, दुनिया उसको मानती भी है और जानती भी है। हाल ही में हमारा एक ईरान का दौरा हुआ, उससे पहले ईरान के सदर मरहूम इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए, तो हमारे बायलैटरल रिलेशंस भी बहुत इंप्रूव किए। तो इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी कौम के जज्बात की बहुत अच्छी नुमाइंदगी अक़वाम मुत्तहिदा में भी की गई और पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई उस पर भी की गई। फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को पाकिस्तानियों ने कभी ना भुलाया था, ना भुलाएंगे। उनका खून, हम ये समझते हैं, कभी रायगा नहीं जाएगा। और मैंने अपनी पिछली तकरीर में जब फ़लस्तीन की बात की थी तो मैंने ये कहा था कि फ़लस्तीन का कॉज एक ऐसा कॉज है जो हमारे दिलों के बहुत करीब है, और पाकिस्तान ने हर मौके पर फ़लस्तीनी अवाम के ऊपर ढाए जाने वाले मजालिम की ना सिर्फ मजम्मत की है, बल्कि अगर आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली की तकरीर देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि उन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए, गजा के निहत्ते मुसलमानों के लिए जो आवाज़ उठाई वो पूरी कौम की मंगों की तर्जमानी करती है। कोई ऐसा फोरम नहीं है जहां पे पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ ना उठाई हो, और पाकिस्तान चंद उन ममालिक में शामिल है कि जिसकी इमदादी सामान पहुंचा है फ़लस्तीन तक। और मैं पिछली मरतबा भी जिक्र किया था कि इसमें अल खिदमत फाउंडेशन का बड़ा हाथ है। हुकूमत पाकिस्तान ने
जो हमारे सफीर हैं उर्दन में, मिस्र में, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, उन्होंने इसमें बड़ा किरदार अदा किया है। तो आज इस मौके पर जो हमारे जज्बात हैं फ़लस्तीनी अवाम को लेकर, मैं वो दोहराना चाहता हूं, और वो हाउस की साइड पर भी पाए जाते हैं और इस साइड पर भी पाए जाते हैं। इस पे हमारा ना तो कोई इख्तलाफ है ना हो सकता है, मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इनके चंद नादान दोस्त जो मुल्क से बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाते हैं और झूठे बयानात हमारे नाम से मंसूब करते हैं इजराइल को लेकर, उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमारा कोई नुकसान नहीं होता, वो पाकिस्तान का नुकसान करते हैं। और इसी हाउस में बैठे इनकी अपनी एक मेंबर अस्मा हदीद जब इजराइल के हक में तकरीर की थी, उसके क्लिप्स आज भी मौजूद हैं, वो मेंबर भी आज जिंदा हैं। इनकी तरफ से ना कोई बयान आया, ना उसकी मजम्मत की गई, ना पार्टी ने उस खातून के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई की, अगर किया तो हमें बता दें। और देखिए, फलस्तीन का मामला हो, गजा का मामला हो, ईरान पे हमले का मामला हो, वजीर आजम, नायब वजीर आजम, इधर के मेंबरान तकरीर भी करते हैं, हर किसी की तरफ से एक्स पर भी पैगाम जारी किया जाता है, स्टेटमेंट्स भी आती हैं। मुझे बता दें कि इनके बानी का अकाउंट मुल्क की फौज के खिलाफ ट्वीट करने में तो नंबर 1 होता है, अभी तक ईरान के ऊपर उधर से बयान अभी तक क्यों नहीं आया? मैं ये सवाल करना चाहता हूं। फलस्तीन पर, ईरान पर ये अकाउंट इतना खामोश क्यों होता है कि जब शोर मचता है? मैं कुछ मशवरा भी आपको देना चाहता हूं कि आपके नादान दोस्त जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, इनके बारे में हम तब भी कहा करते थे, हमारे पर मुश्किल वक्त था, हम ऑपोजिशन में थे, हम आपको कहते थे कि ये लोग धरती से जुड़े हुए नहीं है। इतना सा बुरा वक्त आया तो इन्होंने वो दौड़ लगानी है कि इनका नामो निशान नहीं मिलेगा। आज भी वही लोग हैं जो आपके दरमियान और इस मुल्क की सालमियत के लिए खड़े होने वाले लोगों के दरमियान एक डिवाइड पैदा करते हैं और नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ये वो लोग हैं। अभी सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने सब जिक्र किया, 2018 को हज़फ कर गए बीच में से। क्या ही अच्छा होता कि 2018 के आरटीएस का भी जिक्र कर डालते और उसके नतीजे में जो अगले 4 साल के अंदर तबाही बर्बादी हुई उसका भी जिक्र कर डालते। बता देते कि 2022 में जब आपने हुकूमत छोड़ी तो महंगाई 12% के ऊपर थी, अब 3% के ऊपर है। बता देते कि जब आपने हुकूमत छोड़ी तो पाकिस्तान की जो तरसीलात हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, वो डिप कर रही थी और अब वो रिकॉर्ड हाईएस्ट नंबर पे पहुंच चुकी हैं। मई के महीने में 4.1 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर आई हैं। बावजूद इस बात के कि आपकी तरफ से जब भी कोई नाफरमानी की कॉल दी गई है, पाकिस्तान की अवाम ने कभी इस पर तवज्जो नहीं दी। जब आपके लीडर ने वो बिल जलाया था, मैंने आईएसको का रिकॉर्ड निकलवाया है, वो बिल जलाने के बाद बिल अदा भी किया गया था और किसी ने पूरे मुल्क में ये नहीं कहा कि बिजली के बिल मत दो। मगर अफसोस की बात यह है कि आपने बार बार अपील की ओवरसीज पाकिस्तानियों से और कहा कि रेमिटेंस मत भेजो, मत भेजो, मत भेजो। जितना आपने मत कहा उतना ही ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रेमिटेंसेस भेजे हैं और साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। आप जब 2022 में हुकूमत आपने छोड़ी थी तो आप तब चर्चा करते थे करंट अकाउंट डेफिसिट के कम होने का और टॉक शोज के अंदर हम इन मुख्तलिफ मेंबरान के साथ बैठते थे तो सेलिब्रेट किया जाता था कि करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा कम हुआ है। 2022 में आप तकरीबन 1 अरब डॉलर का खसारा छोड़ के गए थे। आज अल्लाह ताला के फजल से 1 अरब डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस है इस मुल्क के अंदर। और आप कोरोना में आपने बेसलाइन भी नीचे की थी जो ग्रोथ अचीव करने के लिए, वो भी कभी पढ़ लीजिएगा। और मुझे अफसोस हुआ, उमर अयूब साहब बड़े एक अच्छे घराने से उनका ताल्लुक है, उनके वालिद स्पीकर रहे हैं, उनके दादा सदर पाकिस्तान रहे हैं, मगर जिस तरीके से ये टेबल ऐवान की तोड़ी गई है और तमाम मेंबरान अब उनकी कुर्सी पे आके तकरीर करने पर मजबूर हैं, ये काम किसी बैक बेंचर को दे देते
लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने 5 लाइनों का माइक जो है वो खराब कर दिया और पूरी दुनिया में झांकसाई हो रही है कि कैसा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कि घर से एक ग्रोन मैन घर पे फोल्डर तैयार करता है टेपे लगा के कि मैं जोर से किस तरह आके यहाँ पे मारूंगा। आप सोचें कि एक ठीक ठाक उम्र का आदमी अपने घर में बैठ के फोल्डर जोड़ता हो, उस पे टेपे लगाता हो, सोच के साथ कि असेंबली में आके टेबल तोड़नी है। तो मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि इस पे अफसोस ही किया जा सकता है। और बजट के ऊपर सैलरी क्लास के हवाले से मैं हाउस को अपराइज करना चाहता हूं। पूरा साल हम कहते रहे कि जब मौका मिलेगा तो सैलरी क्लास को सहूलत दी जाएगी। हर स्लैब के अंदर परसेंटेज वाइज कमी की गई है और वाजे कमी की गई है। और ये कमी जो सैलरी क्लास के टैक्सेस में की गई है, ये उस 10% सैलरीज के इंक्रीज के इजाफे के अलावा है। तो ये 2 तरह के फायदे लोगों को मिले हैं। जो एक तबका पिस रहा था कि जहां पे टैक्स की शरह कम की गई है, वहीं पर 10% इजाफा सैलरीज में किया गया है, जिसको मैं समझता हूं कि आपको ना सिर्फ वेलकम करना चाहिए बल्कि आपकी केपी गवर्नमेंट ने कल बजट पेश किया। मुझे ये बताइए, आपकी लगभग अब वहां पे हुकूमत को 11.25 साल हो गए हैं, आज तक केपी का लिटरेसी रेट क्यों नहीं बढ़ सका? आज भी जो 51% लिटरेसी रेट है, पंजाब से भी कम है, सिंध से भी कम है। और बातें आप हमें करते हैं, 55 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और क्या इनिशिएटिव्स लिए गए पिछले 11.5 साल के अंदर, जिसके तहत एजुकेशन में केपी के अंदर स्कूलों में, कॉलेजेस में, अस्पतालों में बेहतरी आई हो? आपने बहुत तनकीद की एजुकेशन, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। ये तीनों प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं। क्या कोई ये बता सकता है कि कल केपी के बजट के अंदर कौन सा ऐसा इनकलाबी कदम उठाया गया है जिससे आप लोगों के हलकों के अंदर एक रेवोल्यूशन आ जाएगा और केपी के स्कूल जो हैं वो दानिश स्कूल से बेहतर हो जाएंगे? केपी का लेडी रीडिंग अस्पताल पीकेएलआई से बेहतर हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि केपी भी हमारे दिल के उतना करीब है जितना पंजाब है। मगर आप 10 साल शहबाज शरीफ के वहां पे देखें और अब मरियम नवाज का टेन्योर देखें और अपने 11.25 साल देखें, आप लोगों ने सिर्फ टाइम जाया किया है केपी के अवाम का। अभी तक कोई इनकलाबी कदम नहीं उठा सके हेल्थ में, एजुकेशन में, लॉ एंड ऑर्डर में। अभी तक